वेलकम बैक टू भूमि बस। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिन्हें गार्डियन ऑफ द हिमालयाज भी कहा जाता है। इन्होंने हमें सिखाया है कि किस तरह हमें प्रकृति को गले लगाना चाहिए और उसे एक परिवार के सदस्य की तरह ट्रीट करना चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फेमस एनवायरमेंटलिस्ट सुंदरलाल बहुगुणा जी की। इनका जन्म टिहरी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव मारोडा में 9 जनवरी 1927 को हुआ। इनका जो घर था वो प्रकृति और घने जंगलों से घिरा हुआ था और बचपन से ही प्रकृति के प्रति इनका लगाव बहुत ज्यादा था। पर्यावरण संरक्षण से पहले इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपना भरपूर योगदान दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने दलितों के हक के लिए भी आवाज उठाई और टिहरी उत्तराखंड में आंदोलन कर दलितों को मंदिरों में एंट्री दिलवाई। बाद में इन्होंने दलितों के रहने के लिए एक आश्रम भी बनवाया। ये शराब बिक्री के सख्त खिलाफ थे और इसीलिए इन्होंने एंटी-लिकर मूवमेंट की शुरुआत की 1968 में, जिसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को फाइनली लिकर पर बैन लगाना पड़ा। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे आंदोलन की जिसे इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। मैं बात कर रही हूँ चिपको आंदोलन की। आखिर क्यों खास है ये आंदोलन, आइए जानते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी के नेतृत्व में उत्तराखंड के चमोली जिले में की गई। 1973 में जब वन विभाग के ठेकेदारों ने पेड़ों को काटने का काम शुरू किया तो गांव वाले आगे आए, क्योंकि गांव वालों का ऐसा मानना था कि वन संपत्ति उनकी है और ना ही इन ठेकेदारों की। सुंदरलाल बहुगुणा जी का ये मानना था कि हमें इस वन संपत्ति को फाइनेंशियल टर्म्स में नहीं बल्कि एक परिवार के सदस्य की तरह देखना चाहिए और इसकी रक्षा करनी चाहिए। इस आंदोलन की खास बात ये थी कि औरतों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिहाज से एक बहुत बड़ी सक्सेस थी, क्योंकि तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हिमालयन बेल्ट में पेड़ों की कटाई पर 15 साल के लिए बैन लगा दिया। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने एनवायरमेंट कंजर्वेशन का संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए 4 महीनों तक एक पद यात्रा की थी। उन्होंने उत्तराखंड के कई जिले जैसे अल्मोड़ा, टिहरी, चमोली में जाकर लोगों को ये समझाया कि हमारे नदी, पहाड़, झरनों को एग्जिस्ट करने का उतना ही हक है जितना कि हम इंसानों को। इसके अलावा भी कई सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस पर्यावरण संरक्षण में सुंदरलाल बहुगुणा जी ने दिए हैं। 1971 में जब काफी विरोध के बाद भी भारत सरकार ने टिहरी डैम प्रोजेक्ट को वापस लेने से मना कर दिया, तब पद्मश्री जैसे सम्मान को भी उन्होंने ठुकरा दिया था। हाल ही में एम्स ऋषिकेश में कोविड के चलते इनका निधन हो गया है और हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ा लॉस है। लेकिन अब जब वो चले गए हैं तो एक सवाल पूछना लाजमी है कि क्या हमने उनके प्रिंसिपल्स, उनके स्ट्रगल और इतिहास से कुछ भी सीखा है? जवाब जानकर आपको निराशा ही होगी। येल यूनिवर्सिटी ने 2020 में एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसमें 180 देशों को उनके पिछले 10 साल के डेटा पर कंपेयर और एनालाइज किया जाता है, उसे रिलीज किया था। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसमें भारत की रैंक कौन सी है। India stood at 168th position with a score of just 27.5 out of 100. साउथ एशियन कंट्रीज में सिर्फ अफगानिस्तान ही हमसे नीचे है, बाकी सारी कंट्रीज जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान हमसे ऊपर है। ये दर्शाता है कि कितना पुअर परफॉर्मेंस रहा है इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ये जानते हुए भी कि प्लास्टिक बैग्स या तो किसी जानवर के पेट में जाएंगे या किसी तालाब या नदी को पोल्यूट करेंगे, हम उनका यूज कम नहीं कर पा रहे हैं। इन पहाड़ों को आप देख रहे हैं, इन्हें अच्छे से देख लीजिए और अब देखिए इस पहाड़ को। दिस इज दिल्लीज माउंटेन ऑफ ट्रैश, जो जल्द ही ताजमहल से भी ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरह हम अपनी कैपेसिटी से भी ज्यादा वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के ही डेटा के अकॉर्डिंग 2016 से 19 तक द डिफॉरेस्टेशन रेट हैज डबल्ड अप। तेलंगाना स्टेट में सबसे ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। स्टेट मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री बाबुल सुप्रियो जी का कहना है कि पेड़ तभी काटे जा रहे हैं जब अति आवश्यक हो और भारत सरकार इन पेड़ों के कटने के बाद नए पेड़ भी प्लांट कर रही है। लेकिन पेड़ों की जगह यानी कि एक सेट फॉरेस्ट कवर को उजाड़ने के बाद कुछ सैपलिंग्स प्लांट कर देना कहाँ की समझदारी है? अब मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे जंगल की जिस पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के बक्सवा फॉरेस्ट के नीचे 3.42 करोड़ कैरेट्स के डायमंड्स गड़े हुए हैं। आदित्य बिरला ग्रुप ने एक बिड को 55,000 करोड़ में जीता है, जो उन्हें अधिकार देती है इस जंगल में माइनिंग करने का।
और इस रकम में से 23,000 करोड़ सरकार की रॉयल्टी है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस प्रोजेक्ट की असल कीमत कितनी है? 2,15,815 पेड़। इनमें से कई पेड़ रेयर स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। लेपर्ड, चीता, डियर जैसे जानवरों का ये जंगल घर है। मैं खुद भी बुंदेलखंड इलाके से आती हूँ, जो कि एक ड्राउट प्रोन यानी कि एक सूखा इलाका है। अब अगर ऐसे में बक्सवा फॉरेस्ट को भी साफ कर दिया गया तो सूखे का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बक्सवा फॉरेस्ट को बचाने के लिए सोशल मीडिया पर भी एक कैंपेन चलाया जा रहा है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और मैं उम्मीद करती हूं कि हम इन जंगलों को बचा सकें। सरकार जब पेड़ काटे तो उनका विरोध जरूर करे, लेकिन अब बारी है हमारी और आपकी आगे आकर अपने लेवल पर काम करने की। ये कैसे होगा? बहुत ही आसान, बहुत ही इफेक्टिव तरीके हैं जो हम और आप जानते हैं, बस उन्हें इस्तेमाल नहीं करते हैं। सबसे पहली चीज, प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल कम से कम करें और हो सके तो इसे बंद ही कर दें। इसकी जगह पर पेपर बैग या कपड़े से बनी थैली का ही इस्तेमाल करें। वेस्ट उतना ही प्रोड्यूस करें जितना रिसाइकिल किया जा सके। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन, जब भी आप कोई चीज खरीदने जाते हैं तो मार्केट में भले ही वो इतनी आसानी से ना मिले, बट ऑलवेज सर्च फॉर इको फ्रेंडली ऑप्शंस। ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जो इको फ्रेंडली तरीके से काम कर रही हैं और इससे हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी एनवायरनमेंट को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। मैंने बात की मैंगलोर बेस्ड एक ऐसी ही कंपनी पेपर सीड से जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाती है। आइए जानते हैं क्या कहना है इनके फाउंडर नितिन वास का। Hi, my name is Nitin Vaz and I am the founder of Paper Seed Bangalore. We started this company in the year 2017 and our main intention was to provide green alternatives towards the harmful products that are available in the market. Most of the production that happens in our paper seed is done in the rural villages, thus creating job opportunities to the rural women and youth. We have been innovating various eco-friendly products from the beginning. We started off with seed paper that can grow into a plant. These are made from waste of recycled papers. We started doing newspaper pencils. We started doing pens, earrings made from coconut shells. We also are doing toys made from recycled paper and cardboard. And finally, we came up with a new design and an idea of the degradable mask. Now, what is the main intention of doing this degradable mask was when we used to do a couple of cleaning drives, we used to see tons of one-use masks or reusable masks thrown in the landfills or seas or found everywhere. So we thought, why not we create such a mask which is degradable against viruses and also doesn't harm the environment. So in that regards, we started off with the mask called as a biodegradable mask that can grow into a plant. Now, how do we do this? We use waste rags or cotton liners from the industries. We shred it and make it into pulp. And by using the handmade, handcrafted technology, we make sheets of product sheets out of it. We add a second liner for safety purpose made from cotton cloth, and we make this mask. And the speciality of this mask is, in case you accidentally so happen to throw it at the landfill or it gets into the soil, there are seeds in it which grows into a plant. So the main intention of this mask was to avoid the wastage that we create on this mask. We've been protecting ourselves from viruses, so we need a mask, we need to vaccine ourselves. But what about those animals, those aquatic fishes which are in the ocean? We need to also think about these creatures which live with us. So together we can be a change, and that's what Paper Seed does. That is it for this video, guys. Don't forget to drop your comment down below, like this video, share with your friends and family, and stay tuned for more updates.